हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आपका आपके यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर बीकॉम के सिलेबस के कंपलसरी सब्जेक्ट इनकम टैक्स की पूरी एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको एक तरफ से हर एक रूल और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 बाय 1 मिलते हैं। आप हमसे जुड़कर अपने कॉमर्स की पढ़ाई एक प्रॉपर वे में पूरी कर सकते हैं। जैसी पढ़ाई आप पाना चाहते हैं, यहाँ बिल्कुल वैसी ही पढ़ाई आपको अवेलेबल कराई जाती है। हम आपकी पढ़ाई का वो नज़रिया, वो अंदाज लेके आते हैं जो आप ऑफलाइन पढ़ाई या क्लासरूम पढ़ाई में पाते थे। हम आपकी ज़रूरतों का विशेष ख्याल रखते हैं। आपकी अब अपनी पूरी एग्ज़ाम प्रिपरेशन आपके अपने घर बैठे आपकी अपनी शर्तों पर संभव है। तो प्यारे दोस्तों, देर किस बात की? अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिल सके। आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए इनकम टैक्स के सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन में से एक कैपिटल गेन की शुरुआत कर चुके थे। कैपिटल गेन के हमने सारे रूल आपको बता दिए थे और हम करमुक्त पूंजी लाभ भी आपको बता चुके थे। हमने ये बताया कि पूंजी संपत्ति कहते किसे हैं, पूंजी संपत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, पूंजी संपत्तियों का हस्तांतरण कब माना जाता है और पूंजी लाभ क्या है, पूंजी लाभ की गणना क्या है और पूंजी लाभ कितने प्रकार का होता है। हमने अल्पकालीन पूंजी लाभ और दीर्घकालीन पूंजी लाभ, आपको ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने करके आपको बता दिए। फिर हम पहुंचे करमुक्त पूंजी लाभ धारा 54 में। वहाँ हमने ये बताया कि अगर किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के पास कोई मकान है और वो मकान बेच के नया मकान खरीदता है तो उसे पूंजी लाभ के संदर्भ में करमुक्ति मिलेगी। आपने उसके नियम भी पढ़ लिए और आपने उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी जान लिए। फिर मैंने आपको बताया था धारा 54 की बी, धारा 54 बी। वहाँ मैंने ये बताया था कि अगर किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के पास कोई जमीन है और उस जमीन को वो बेचता है और जमीन बेच के नई जमीन खरीदता है, वहाँ ये शर्त थी, किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के पास पिछले 2 वर्षों से अगर शहरी क्षेत्र में कोई ज़मीन है और उस ज़मीन को बेचकर वो कृषि ज़मीन है, ऐसा आप कहिएगा। अगर किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के पास पिछले 2 साल या उससे अधिक समय से कोई कृषि ज़मीन है जिस पे वो स्वयं या उसके परिवार वाले खेती किया करते थे और वो उस ज़मीन को बेच के फिर से कोई नई ज़मीन लेता है तो उसके संदर्भ में उसे छूट मिलेगी। धारा 54 बी थी। फिर हम धारा 54 डी पे पहुँचे। वहाँ ये था कि अगर हमारे पास कोई एक उद्योग या उद्यम है और सरकार ने अनिवार्यतया उसका अधिग्रहण कर लिया, मतलब वो उद्योग हमारा था लेकिन सरकार को ये लगा कि मोर प्रॉफिटेबल है तो सरकार ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो जब सरकार उसको अपने कब्जे में ले लेगी तो हमें कंपनसेशन देगी और वो कंपनसेशन हमारे लिए करमुक्त होगी, बशर्ते हम उसी पैसे से फिर से एक नया बिजनेस सेटअप करें, नई जगह जाएं, नई ज़मीन, नया मकान, नया उद्योग वहाँ स्थापित कर देते हैं विदिन 3 ईयर, तब हमें उसकी छूट मिल जाएगी। धारा 54 डी थी। फिर हम धारा 54 ई सी पे पहुँचते हैं। वहाँ एक विशेष बात है, अगर हमारे पास कोई भी पूंजी संपत्ति हो बशर्ते वो दीर्घकालीन हो
और उस दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति का अगर हस्तांतरण करके हमें पूंजी लाभ हुआ तो उस बनने वाले पूंजी लाभ से जो भी पैसा हमें मिलेगा, अगर हम 6 महीने के भीतर में कोई बांड खरीद लेते हैं तो हमें छूट मिल जाएगी। और अधिकतम 50 लाख रुपए तक का बांड खरीदते हैं तो छूट मिल जाती है। धारा 54 तो धारा 54 के बारे में जब मकान बेचकर मकान खरीदा तो उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने आपको करा दिए थे। आज धारा 54B के, धारा 54D के और धारा 54EC के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन 19। मैंने बार बार कहा है इलस्ट्रेशन आने के पूरे आसार बनते हैं। पूरे आसार क्यों? कि मैक्सिमम कॉलेजों में यही बुक प्रेफर की गई है। अगर मैक्सिमम कॉलेजेस में यही बुक प्रेफर की गई है तो ये पूरे आसार बनते हैं कि इसके ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आए। और अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो इलस्ट्रेशन आने के पूरे आसार होते हैं, क्योंकि इलस्ट्रेशन सॉल्व होते हैं और जो व्यक्ति पेपर बनाता है उसे सॉल्यूशन देना पड़ता है, तो वो इलस्ट्रेशन ही उठा के देता है। क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, रेयर होते हैं। चलिए वो अलग बात है। इन्हीं बातों के मद्देनजर और चूंकि रूल क्लियर होते रहे इसलिए हमने इलस्ट्रेशन चुना। बाकी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाइए, जहाँ दिक्कत होगी हम हैं ना आपके साथ। तो प्यारे दोस्तों, इलस्ट्रेशन 19, 1,13,000 रुपए की 2004-05 में आगरा में क्रय की गई कृषि भूमि 1 मई 2019 को 8 लाख रुपए की बेच दी गई। 1,13,000 में खरीदा था 2004-05 में, और 2019 में मई में आकर, मतलब 19-20 में 8 लाख रुपए में बेच दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्यों? 4-5 में खरीदा, 19 में बेचा, 15 साल हुए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और 1 अगस्त 2019 को करदाता ने एक दूसरी भूमि 3,70,000 रुपए में क्रय कर ली। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर योग्य पूंजी लाभ की गणना कीजिए। बहुत ही आसान, बिल्कुल आसान एकदम। और आगे ये कहा गया है कि कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर योग्य पूंजी लाभ की गणना कीजिए। लागत स्फीति सूचकांक 2004-05 में 113 और 2019-20 में 289 था। चलिए हम एक तरफ से आते हैं आपके लिए, ठीक। सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं भाई, शीर्षक। मैंने बार बार कहा भाई आप कहीं लेटर पोस्ट करते हैं ना, तो जब लेटर पोस्ट करते हैं तो जब तक एड्रेस नहीं डालिएगा तो वो कहाँ जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ इनकम टैक्स में आप कोई भी क्वेश्चन पढ़िए तो सबसे पहले आप लेटर पे एड्रेस जरूर डालिए कि आप निकाल के आ रहे हो। कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन, टैक्सेबल कैपिटल गेन, ठीक, फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-2021, ठीक। टैक्सेबल कैपिटल गेन हमने वैल्यूएट करना है। अब अगर इतना हमने लिख लिया, आइए मैंने बार बार आपसे कहा है कि आप कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करिए तो आप सबसे पहले, चूंकि कैपिटल गेन में क्या होता है, इंफॉर्मेशन बहुत दूर दूर बिखरी हुई रहती है, कई वर्षों की इंफॉर्मेशन रहती है। तो पहले मैंने ये कहा था कि हम सारे रूल क्लियर कर लेंगे तब बेहतरी होगी हमें लगाने में। तो यहाँ ये कहा गया है कि आगरा में एक ज़मीन 1,13,000 रुपये में 2004-05 में आगरा में एक कृषि भूमि 1,13,000 रुपये में खरीदा। किसने खरीदा? नाम नहीं दिया, मान लेते हैं तुमने खरीदा। हाँ तुम ही ने खरीदा। तो मान लीजिए यहाँ 2004-05 में आगरा में एक ज़मीन 1,13,000 रुपये में खरीदा था। यही ज़मीन आके मई 2019 में यही ज़मीन 8 लाख रुपए की बेच दी गई। 8 लाख रुपए की बेच दी गई, 8 लाख रुपए में बेच दिया। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? खरीदा 2004-05 में, बेचा मई 2019 में,
मतलब 19-20 में, मतलब ये लॉन्ग टर्म हुआ। चलिए आगे बढ़ गए। फिर आगे क्वेश्चन में ये कहा गया है 1 अगस्त 2019 को, 1 अगस्त 2019 को एक नई जमीन 3,70,000 रुपए में खरीद ली गई, 3,70,000 रुपए में क्रय कर लिया गया। कहा यह गया 1 अगस्त 2019 को 3,70,000 रुपए में क्रय कर लिया गया। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर योग्य पूंजी लाभ की गणना कीजिए। 2004-05 में स्फीत सूचकांक 113 था और 2019-20 में 289। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पूरा क्वेश्चन मिल गया। 2004-05 में आगरा में एक जमीन खरीदी गई 1,13,000 की। वही जमीन मई 2019 में बेच दी गई 8 लाख की। और 8 लाख में जब जमीन बेचा और जमीन बेच के मई में बेचा, मई, जून, जुलाई, अगस्त में एक नई जमीन खरीद लिया 3,70,000 की। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं सेल्फ प्रोसीड, विक्रय हुआ, सेल्फ प्रोसीड कितने रुपए में विक्रय हुआ? 8 लाख में। ठीक, 8 लाख में बेचा, लेस इंडेक्स्ड कास्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कास्ट ऑफ एक्विजिशन पाने की सूचकांक लागत, पाने की सूचकांक लागत, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, पाने की सूचकांक लागत। जब बात पाने की सूचकांक लागत हो तो सबसे पहले पाया, क्यों सूचकांक लागत क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो हम डायरेक्ट घटा देते हैं, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो इंडेक्स निकाल के घटाते हैं। तो सबसे पहले पाने की लागत कितनी थी? तो पाने की लागत है 1,13,000। ठीक, गुणे वर्तमान में स्फीत सूचकांक कितना है गत वर्ष का? 289। जिस सन में खरीदा गया था उस सन का स्फीत सूचकांक कितना था? 113। मतलब गत वर्ष के स्फीत सूचकांक से गुणा करते हैं और जिस सन में खरीदा गया था उस वर्ष के स्फीत सूचकांक से भाग करते हैं। तो 1,13,000 गुणे 289 भागे 113, 2,89,000। ठीक, 8 लाख से घटा दीजिए इसे, 5,11,000। अब ये तो आ रहा है कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लेकिन ये टैक्सेबल नहीं है। अभी अगर कोई कर मुक्ति है तो वो घट जाएगी, लेस एग्जम्पशन, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54B। अब यहां देखिएगा जमीन क्या इनके पास पिछले 2 साल से या उससे अधिक समय से इनके स्वामित्व में थी? जी हाँ, मई 2019 में बेचा है और खरीदा 2004-05 में था। 2 साल से ज़्यादा समय से इनके पास में थी। इन्होंने ज़मीन बेच दिया। अब ज़मीन बेच के जो आय हुई उससे 2 साल के भीतर में अगर नई ज़मीन खरीद लेते हैं तो इन्हें छूट मिल जाएगी। और इन्होंने 4-5 महीने में ही एक नई ज़मीन खरीद ली है। तो जब इन्होंने 4-5 महीने में ही एक नई ज़मीन खरीद ली है तो इन्हें छूट मिल जाएगी। कॉस्ट ऑफ न्यू लैंड, कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड, नई कृषि भूमि इन्होंने खरीद लिया और वो भी कितने रुपए की? 3,70,000 रुपए की। तो छूट मिल जाएगी 3,70,000। 1,41,000 टैक्सेबल कैपिटल गेन। क्लियर? क्वेश्चन सॉल्व। टैक्सेबल कैपिटल गेन, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर 2 साल के भीतर जिस दिन पूंजी लाभ हो या जिस दिन वो संपत्ति बिके उसके 2 साल के भीतर में अगर फिर से नई ज़मीन खरीद ली जाएगी तो हमें उसकी छूट मिल जाएगी। जितने की ज़मीन खरीदी जाएगी उतने की छूट मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे जो नई ज़मीन खरीदी जाए वो 3 साल पूरा होने के पहले पहले बिके ना। अगर 3 साल पूरा होने के पहले पहले वो बेच दी गई तो मिलने वाली छूट रद्द कर दी जाती है। अब हम अगले नियम पर आते हैं, धारा 54D। धारा 54D इलस्ट्रेशन 20। यक्स कंपनी लिमिटेड का उत्तर प्रदेश में एक औद्योगिक उपक्रम है।
इसका एक भवन जो जुलाई 2012 में बनवाया था और प्रारंभ से ही इस औद्योगिक उपक्रम के लिए प्रयोग हो रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10 जुलाई 2019 को 8 लाख रुपए में अनिवार्यतया अधिग्रहण कर लिया गया। इसका अपलिखित मूल्य 1 अप्रैल 2019 को 4,50,000 रुपये था। कंपनी ने 28 मई 2020 को एक अन्य भवन का निर्माण 4 लाख रुपए की लागत पे करवाया, जिसमें वह विभाग चला जाएगा। उस भवन में चल रहा था जिसे सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था। कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए कर योग्य पूंजी लाभों की गणना कीजिए। चलिए मान लिया। तो यहाँ पूरी बात इन्होंने दिया हुआ है कि इनके पास एक उद्योग था, इस उद्योग को सरकार ने ले लिया अनिवार्यतया, और जब सरकार ने इनको ले लिया तो जो इनको कंपनसेशन मिला उसमें से इन्होंने एक नया उद्योग फिर से बनाया है। तो हमें 54D के अंतर्गत क्वेश्चन सॉल्व करना होगा अंडर सेक्शन 54D। ठीक, 54D। चलिए देखते हैं धारा 54D। तो सबसे पहले यक्स कंपनी लिमिटेड के पास उत्तर प्रदेश में एक औद्योगिक उपक्रम था और यह भवन उन्होंने कब बनवाया था? जुलाई 2012 में। तो जुलाई 2012 में उनके पास एक औद्योगिक उपक्रम था और प्रारंभ से ही यह औद्योगिक उपक्रम के लिए प्रयोग हो रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 10 जुलाई 2019 को सरकार ने ले लिया, और जब सरकार ने ले लिया तो कहा यह गया कि 8 लाख रुपए इनको अनिवार्यतया अधिग्रहण के दिए गए। 8 लाख रुपए इनको अनिवार्य अधिग्रहण के दिए गए, कंपनसेशन। ठीक, कंपनसेशन इनको 8 लाख रुपए दिया गया। इसका अपलिखित मूल्य रिटर्न डाउन वैल्यू 1 अप्रैल 2019 को कितने रुपए दिखा रहा है? अपलिखित मूल्य 1 अप्रैल 2019 को 4,50,000 था। अपलिखित मूल्य 1 अप्रैल 2019 को 4,50,000 रुपये था। कंपनी ने 28 मई 2020 को ठीक 28 मई 2020 को एक अन्य भवन का निर्माण कराया, जो कि कितने रुपए पे बन गया? 4 लाख रुपए पे बन गया, जिसमें यह विभाग चला जाएगा। 4 लाख रुपए में एक नया मकान बनवाया जिसमें यह विभाग चला जाएगा, जो उस भवन में चल रहा था जिसे सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जुलाई 2012 में इनके पास इन्होंने एक मकान बनवाया जिसमें ये अपना उद्योग चला रहे थे। वही उद्योग 10 जुलाई 2019 को 8 लाख रुपए के कंपनसेशन पे सरकार ने इनसे अनिवार्यतया ले लिया। तो जुलाई 2012 में इनके पास उद्योग था और वही उद्योग 10 जुलाई 2019 को सरकार ने अनिवार्यतया इनसे ले लिया। जब सरकार ने अनिवार्यतया इनसे ले लिया तो इनको कंपनसेशन दे दिया। फिर आगे बात बढ़ी, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू दी गई है 1 अप्रैल 2019 को। तो शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म? यहाँ विशेष बात है, जुलाई 2012 में इनके ये मकान कितने का था क्वेश्चन में दिया नहीं है। 1 अप्रैल 2019 को उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू दी गई है। मतलब यहाँ इनके पास एक मकान था, उसी में अपना उद्योग चला रहे थे, सरकार ने यहाँ ले लिया, लेकिन यहाँ उसकी वैल्यू कितनी थी नहीं दिया, यहाँ उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू दिया हुआ है। तो जब किसी की रिटर्न डाउन वैल्यू दिया हो मतलब उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, और डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ WDV पद्धति से चार्ज हुआ, और अगर WDV पद्धति से चार्ज हुआ तो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होता। ये मैं क्लियर कर चुका हूँ आपको। धारा 50 की धारा 2 ये कहती है। चलिए वो अलग चीज़ है। तो यहाँ वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सबसे पहले हम वैल्यूएट करते हैं कंपनसेशन रिसीव्ड। सिर्फ बॉन्ड वाले में लॉन्ग टर्म कहा गया है, बाकी सब में तो शॉर्ट टर्म पे भी चलेगा। कंपनसेशन रिसीव्ड कितने रुपए कंपनसेशन मिला? 8 लाख लेस
अब यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की लॉन्ग टर्म, तो मैंने अभी क्लियर किया ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, मैंने भी क्लियर किया ना कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, और अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि जब भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो जो उसकी लागत होती है वही घट जाता है। तो यहाँ रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग वही घटा देंगे। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कितने रुपए, 4,50,000, घटा दिया 3,50,000, और ये जो 3,50,000 आया यही इतना हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो मिल गया, लेकिन जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिल गया तब छूट भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर इनका कोई मकान है और सरकार अनिवार्यतया अधिग्रहण कर लेती है, तो जब सरकार अनिवार्यतया अधिग्रहण कर लेती है तो उस अनिवार्यतया अधिग्रहण के बाद जो कंपनसेशन मिलती है, उस कंपनसेशन से अगर इन्होंने एक नया मकान खरीद लिया या नया मकान बनवा लिया जिसमें इनका उद्योग चला जाएगा, तो उसकी उन्हें छूट मिल जाएगी, बशर्ते ऐसा वो 3 साल में कर ले। 10 जुलाई 2019 के बाद 28 मई 2020, 1 साल के भीतर ही इन्होंने नया मकान खरीद लिया और इसमें इनका उद्योग चला जाएगा। ठीक, तो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54D। ठीक, अच्छा एक बात और, मान लीजिए एट ए टाइम आप धारा भूल गए तो क्यों लिखेगा लेस एग्जम्पशन, फिर ये मत लिखिएगा, गलत ना लिखिएगा बस। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस, ठीक, नए मकान की लागत या न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड, ठीक है ना। द पर्पज, कॉस्ट ऑफ न्यू बिल्डिंग ऐसा लिखिए, कॉस्ट ऑफ न्यू बिल्डिंग फॉर पर्पज ऑफ इंडस्ट्री, फॉर पर्पज ऑफ इंडस्ट्री, पर्पज ऑफ इंडस्ट्री। कितने रुपए की नई बिल्डिंग खरीदा, 4 लाख की। अब 4 लाख की खरीदा है तो 4 लाख की छूट बनती है, लेकिन इनके पास है केवल 3,50,000 ही, तो यहाँ लिख देंगे 4 लाख, छूट मांगेंगे 4 लाख की, लेकिन जब 3,50,000 है तो इसलिए कोई भी इनके लिए पूंजी लाभ नहीं बनेगा, क्योंकि इनके पास पूंजी लाभ कम है और इनके खर्चे ज़्यादा हैं, तो इनके पास कोई भी पूंजी लाभ नहीं बन रहा। चलिए अब हम आ जाते हैं धारा 54EC पे। ठीक, अभी तक हमने ये बताया मकान बेच के मकान खरीदा, ज़मीन बेच के ज़मीन खरीदा, उद्योग अनिवार्य रूप से ले लिया तो उद्योग बनाया। अब हम कोई भी दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति बेचेंगे और उसको बेच के जो पैसा मिलेगा उससे बांड खरीदेंगे। तो जब बांड खरीदते हैं तो हमें छूट मिलती है, लेकिन ध्यान रहे केवल 50 लाख तक की ही मिलती है, उससे ज़्यादा की नहीं मिलती। अगर उससे ज़्यादा का अमाउंट दिया है तो सीधी सी बात है आपको क्वेश्चन में फंसाने का प्रयास किया जाएगा। तो देखिए 2020-21 कर निर्धारण वर्ष के लिए मिस्टर ए, इलस्ट्रेशन 21 पे हूँ मैं। 2020-21 कर निर्धारण वर्ष के लिए मिस्टर ए अपने रिहायशी मकान की बिक्री के संबंध में निम्न सूचना प्रदान करते हैं। कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए पूंजी लाभ की गणना कीजिए जो कि कुल आय में शामिल होगा। 2001-2 में मकान खरीदा 4,50,000 का। नवंबर 2019 में मकान बेच दिया 42 लाख का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 2001-2 में खरीद के 2019 में बेच दिया। सितंबर 2019 में एक अन्य रिहायशी मकान खरीदा 16 लाख का, छूट मिल जाएगी सितंबर 2019 में, मतलब जब मकान बेचा उसके 2 महीने पहले ही इन्होंने एक नया मकान खरीदा है। तो मैंने नियम बताया है। जनवरी 2020 में धारा 54EC के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बांड्स में विनियोग किया 10 लाख रुपए का। लागत स्फीति सूचकांक 2001-2 में 100 तथा 2019-20 में 289 था। चलिए देखते हैं भाई। पहली चीज़ तो हम एक एक बातें, सारे रूल्स क्लियर रखते हैं। जब सारे रूल हमने क्लियर कर लेने हैं उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में बेहतरी होती है। तो
तो मैंने आपसे ये बार बार कहा है कि अगर हमारे पास कोई दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति हो और उस दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण करके हमें कोई लाभ बन रहा है और उस होने वाले लाभ से अगर हम बॉन्ड्स खरीदते हैं तो हमें उसकी छूट मिलती है, बशर्ते वो बॉन्ड हम कब तक में खरीद लें, याद रखिएगा 6 महीने के भीतर में, तभी हमें छूट मिलेगी, नहीं तो हमें छूट नहीं मिलेगी। तो उन्हीं नियम पर ये सवाल है, लेकिन यहाँ 2 छूट एक साथ आएगी। बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धारा 54 की भी छूट आपको इस क्वेश्चन में पढ़नी है, क्योंकि मकान बेच के मकान खरीदा है और मकान बेच के जो पूंजी लाभ हुआ है उससे बॉन्ड भी खरीदा है। तो यहाँ सबसे पहले ये देखेगा 2001-2 में उसके पास एक मकान था, 2001-2 में उसके पास एक मकान था और यही मकान उसने 2019-20 में, डेट क्या दिया हुआ है, नवंबर 2019 में उन्होंने मकान बेच दिया। नवंबर 2019 में उन्होंने मकान बेच दिया, वो भी कितने रुपए में, 42 लाख रुपए में मकान बेच दिया। जो मकान 2001-2 में इन्होंने कितने रुपए में खरीदा था, 4,50,000 में खरीदा था। वही मकान नवंबर 2019 में 42 लाख रुपए में बेच दिया और उसके पहले ही सितंबर 2019 में ये एक नया मकान ऑलरेडी खरीद चुके हैं और वो भी नया मकान कितने रुपए में इन्होंने खरीदा था, 16 लाख रुपए में सितंबर 2019 में इन्होंने एक नया मकान ऑलरेडी खरीद लिया था। आगे बढ़ जाते हैं। फिर ये कहा गया जब इनके कुछ पैसे बचे, तो जब इनके कुछ पैसे बचे तो उस पैसे को इन्होंने जनवरी 2020 में धारा 54EC के अंतर्गत बॉन्ड्स में विनियोग कर दिया। हमें टैक्सेबल कैपिटल गेन बताना है और जनवरी 2020 में बॉन्ड्स में विनियोग किया, कितने रुपए में, 10 लाख रुपए के बॉन्ड्स में विनियोग कर दिया। ठीक, हमें कैपिटल गेन बताना है। चलिए हम कैपिटल गेन बताते हैं। पूरी बातें यहाँ तक क्लियर हो गई। 2001-2 में इनके पास मकान था 4,50,000 का, वही मकान इन्होंने नवंबर 2019 में बेच दिया 42 लाख रुपए में और मकान जब बेचा उसके कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले ही ये ऑलरेडी एक नया मकान खरीद चुके हैं 16 लाख का और जो पूंजी लाभ हुआ उसमें से पैसे निकाल के इन्होंने 54EC के अंतर्गत बॉन्ड्स में विनियोग कर दिया 10 लाख रुपए। तो हमें टैक्सेबल कैपिटल गेन बताना है। तो जब हम टैक्सेबल कैपिटल गेन बताने के लिए आए तो सबसे पहले मकान बेचा गया, सेल प्रोसीड। कितने रुपए मकान बेचा, 42 लाख रुपए में मकान बेचा। 42 लाख रुपए में इन्होंने मकान बेच दिया। लेस कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, पाने की सूचकांक लागत, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्योंकि अगर कोई मकान बेचा गया है और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्यों, खरीदा गया था 2001-2 में और बेचा है नवंबर 2019 में, 19 साल बाद, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इन्होंने मकान खरीदा था 4,50,000 का, उनका यही मकान कितने रुपए में बेच दिया गया, 42 लाख रुपए में बेच दिया गया। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4,50,000 पाने की लागत गुणे 289 और बटे 100। ठीक, तो 4,50,000 गुणे 289 बटे 100, 13,500,000। ठीक, 13,500,000 घट जाएगा 42 लाख में से, तो आ जाएगा 28,99,500। अब ये तो आ रहा है इनका कैपिटल गेन और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक, यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। तो हमने ये बताया है कि इनके पास 2001-2 में एक मकान था, इन्होंने यही मकान नवंबर 2019 में बेच दिया। तो जब इन्होंने यही मकान नवंबर 2019 में बेच दिया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। सबसे पहले बेचा कितने में, 42 लाख, उसमें से पाने की सूचकांक लागत हमने घटा दिया। ठीक, जिस वर्ष में बेचा जाता है उस वर्ष की सूचकांक लागत से गुणा करते हैं और जिस वर्ष में खरीदा जाता है उस वर्ष की सूचकांक लागत से भाग करते हैं। इंडेक्स कॉस्ट निकाल दिया तो कैपिटल गेन आ गया। अब इस कैपिटल गेन में से इन्होंने नया मकान खरीद लिया, तो लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस।
लेकिन यहाँ बात एक है कि जो नया मकान खरीदा जाए, जिस दिन वो पुराना मकान बेचा उसके 1 साल पहले या 2 साल आगे तक में नया मकान खरीद लिया जाए। तो इन्होंने जब मकान बेचा उसके 3 महीने पहले ही नया मकान खरीद लिया है, तो मतलब 1 साल के पहले ही नया मकान खरीद लिया है। तो जब नया मकान खरीद लिया तो उसकी छूट मिलेगी। और कितने में नया मकान खरीदा? 16 लाख, पूरे 16 लाख की छूट मिल गई। अब बचा ये 12,99,500, 12,99,500। हम इसे बैलेंस कह लें, ज़्यादा बेहतर होगा। अब इनके पास जो पैसे बचे उसमें से इन्होंने 2020 में 54 ईसी में बांड में लगा दिया। नवंबर में मकान बेचा था, जनवरी 20 में मकान बांड में लगा दिया, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2 महीने बाद ही बांड में लगा दिया। 6 महीने के भीतर में बांड खरीद लें। लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC, ठीक, NHAI बांड्स, इन्होंने बांड्स खरीद लिए, परचेज ऑफ, ठीक, परचेज ऑफ नई बांड्स, इन्होंने NHAI के बांड खरीद लिए। कितने रुपए के? 10 लाख के। 50 लाख तक के बांड की छूट मिलती है, 10 लाख के बांड खरीद लिया, पूरी छूट मिल गई। बचा कितना? 2,99,500। टैक्सेबल कैपिटल गेन, टैक्सेबल कैपिटल गेन, ठीक। ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आगे बढ़ते हैं। 2022 इलस्ट्रेशन 22, ठीक, क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ये सोच रहे हो बंदा आता है 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट में एक क्वेश्चन क्लियर। बेटा कैपिटल गेन में मैंने बार बार आपसे कहा है केवल रूल है और बहुत छोटे छोटे रूल हैं, इसीलिए ये लेसन बड़े इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा इजी बन जाता है आपके लिए, ठीक, अन्य लेसन की अपेक्षा। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा भी आप मिस्टेक करेंगे तो पूरी तरह से आपका आंसर गलत हो जाएगा। यही याद रखिएगा मेन बात, आप भ्रमित नहीं हो सकते। देखिए 22 में क्या दिया है? श्री गणेश ने एक भूमि का टुकड़ा 30 सितंबर 2004 को 10,17,000 रुपए में खरीदा। उसने 10/12/2019 को 96 लाख रुपए में बेच दिया। 60 लाख रुपए 5 जनवरी 2020 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बांड में विनियोग कर दिया। आपको सिर्फ एक लाइन में इन्होंने उलझाना चाहा है, 60 लाख रुपए का विनियोग किया है। तो मैंने बार बार कहा धारा 54 EC के अंतर्गत छूट मिलती है अगर बांड खरीदे जाएं, लेकिन अधिकतम कितने की? 50 लाख की। तो इसी क्वेश्चन में आपको उलझाना चाह रहे हैं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इन्होंने खरीदा कब था? 30 सितंबर 2004 को। कितने रुपए में खरीदा था? 10,17,000 में। पूरा क्वेश्चन क्या है? श्री गणेश ने एक भूमि का टुकड़ा 30 सितंबर 2004 को 10,17,000 में खरीदा। 10 दिसंबर 2019 को 96 लाख रुपए में बेच दिया। 60 लाख रुपए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बांड में विनियोग कर दिए। लागत स्फीति सूचकांक 2004-5 के लिए 113 और 2019-20 के लिए 289। तो सबसे पहले सेल प्रोसीड, इन्होंने जमीन बेचा है। सेल प्रोसीड, ठीक, सेल प्रोसीड कितने रुपए में जमीन बेचा? 96 लाख रुपए में जमीन बेच दिया। लेस शॉर्ट टर्म तो नहीं है, लॉन्ग टर्म है। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, पाने की सूचकांक लागत, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, पाने की सूचकांक लागत। तो इन्होंने जमीन वो खरीदी कितने रुपए में थी? 10,17,000 में खरीदी थी, गुणे 289 बटे किस सन में खरीदा था? 30 अगस्त 2004 को। तो 2004-5 का स्फीति सूचकांक दिया है क्वेश्चन में 113। मतलब जो सामान इन्होंने 2004 में खरीदा था वही सामान कब बेच दिया गया है? 2019 में। तो 10,17,000 का खरीदा था, गुणे 289 बटे 113 दिया जाएगा 26,01,000, 26,01,000।
1,000। ठीक, 26 लाख 1,000 घटा देंगे 96 लाख में से, तो ये बचेगा 69,99,000 रुपये। 69,99,000 रुपये। 69,99,000 रुपये ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ इससे डायरेक्ट इन्होंने विनियोग कर दिया है, तो लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC बॉन्ड खरीदे हैं। ठीक, परचेज ऑफ, और कितनी डेट में खरीद लिया है, तो इन्होंने जो बेचा संपत्ति वो बेचा है 10 दिसंबर 2019 को और विनियोग किया है 5 जनवरी 2020 को। एक महीने के भीतर में ही बॉन्ड खरीद लिया। परचेज ऑफ NHAI बॉन्ड्स, 60 लाख रुपए के बॉन्ड इन्होंने खरीदे हैं। लेकिन मैक्सिमम छूट कितनी मिलेगी? मैक्सिमम अलाउड, मैक्सिमम एग्जम्पशन अलाउड, मैक्सिमम एग्जम्पशन अलाउड 50 लाख, उससे ज़्यादा की छूट नहीं मिलेगी। तो 19,99,000 रुपए आपके लिए टैक्सेबल बन जाएंगे और इस पे आपको टैक्स देना होगा। टैक्सेबल कैपिटल गेन, टैक्सेबल कैपिटल गेन। ठीक, ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आगे एक दिया हुआ इलस्ट्रेशन 23। इलस्ट्रेशन 23 में ये कहा गया है कि मिस्टर ए ने 1 जून 2018 को एक दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति अंतरित की। 40 लाख रुपए का दीर्घकालीन पूंजी लाभ हुआ। उसने 10/10/2018 को 30 लाख रुपए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बॉन्ड में विनियोग कर दिया, जिनका मोचन विनियोग की तिथि से 5 वर्ष के पश्चात होगा, ताकि वह धारा 54 EC के अंतर्गत छूट ले सके। उसने ये बॉन्ड सममूल्य पर 1 जनवरी 2020 को ही अंतरित कर दिए। तो यहाँ विशेष बात यह है, कर निर्धारण 2020-21 के लिए कर योग्य पूंजी लाभ बताइए। तो यहाँ इन्होंने बॉन्ड खरीदा, छूट तो मिल जाती, लेकिन वो बॉन्ड 5 वर्ष बाद इन्हें हस्तांतरित करना था, तब तो ये छूट पाते। लेकिन इन्होंने 1.5-2 साल के भीतर में ही बॉन्ड को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर दिया, तब इनको छूट नहीं मिलेगी और जो छूट मिली थी वो छूट क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। मैंने विशेष रूप से बताया है कि अगर कोई आप बॉन्ड खरीदिए तो 3 साल पूरा होने के पहले उस बॉन्ड का हस्तांतरण नहीं होना चाहिए, और अगर आपने बॉन्ड का हस्तांतरण कर दिया तब आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। चलिए, इसी नियम का ये क्वेश्चन था। तो प्यार याद रखिएगा, अगर 3 साल पूरा होने के पहले आपने हस्तांतरित कर दिया तो फिर आपको छूट नहीं मिलेगी। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। और स्पेशली अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिल सकें। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले दिन नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।